डियर स्टूडेंट्स, मैंने इससे पूर्व के व्याख्यान में आपको स्विट्ज़रलैंड की जो व्यवस्थापिका है उसके जो प्रथम सदन है और उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। आज हम स्विट्ज़रलैंड की जो द्वितीय सदन है राज्य परिषद, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि उसकी रचना कैसे होती है। कि प्रत्येक पूर्ण कैंटन को राज्य परिषद में 2 प्रतिनिधि और अर्ध कैंटन को 1 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। इस प्रकार राज्य परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 44 है, क्योंकि वहाँ पर 22 कैंटन है स्विट्ज़रलैंड में, जिनमें से 3 कैंटन विभाजित हैं और प्रत्येक अर्ध कैंटन को राज्य परिषद में 1 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है और जो पूर्ण कैंटन है उसको 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है। तो इसकी सदस्य संख्या वर्तमान समय में 44 निर्धारित है। योग्यता क्या क्या होती है? राज्य परिषद के सदस्यों की योग्यता वही होती है जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की हमने पूर्व में पढ़ी है, कि जो व्यक्ति कैंटन से राज्य का सदस्य निर्वाचित होना चाहता है उसके लिए आवश्यक है कि वो उस कैंटन का नागरिक हो, उसके 20 वर्ष की आयु हो, इसके साथ साथ ही वो किसी कैंटन की व्यवस्थापिकाओं में या किसी प्रशासनिक पद पर कार्य करने वाला न हो। इनके वेतन भत्ते क्या होते हैं? राज्य परिषद के सदस्यों को वेतन और भत्ता उनकी कैंटन की सरकारों के द्वारा दिया जाता है। कि संविधान में ये कहा गया है कि राज्य परिषद के सदस्यों का भत्ता वेतन कैंटनों से प्राप्त होगा। अलग अलग कैंटनों में राज्य परिषद के सदस्यों को अलग अलग वेतन भत्ता दिया जाता है। कार्यकाल, राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित नहीं है। उनका कार्यकाल केवल कैंटनों की इच्छा पर निर्भर करता है कि 14 कैंटनों में कार्यकाल 4 वर्ष है, 8 कैंटनों में 3 वर्ष है और शेष कैंटनों में उनका कार्यकाल 1 वर्ष का निर्धारित किया गया है। 2 कैंटनों में रिकॉल की व्यवस्था है, अर्थात उनको जब चाहे वापस बुलाया जा सकता है। अधिवेशन कब कब होते हैं? अभी हमने देखा था इससे पूर्व में कि राष्ट्रीय परिषद के अधिवेशन होते हैं, तभी राज्य परिषद के अधिवेशन भी साथ साथ ही होते हैं। इनकी बैठकें वर्ष भर में 4 बार मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में होती है। गणपूर्ति 44 जो सदस्य हैं उनमें से 23 सदस्यों की उपस्थिति वहाँ पर आवश्यक होती है। राज्य परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी होते हैं। उनका एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। उनका निर्वाचन परिषद के सदस्यों के द्वारा 1 वर्ष के लिए किया जाता है। कोई भी दूसरी बार उस पद के लिए निर्वाचित नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त ये भी प्रतिबंध है कि एक ही कैंटन का व्यक्ति एक ही वर्ष में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं हो सकते। मतलब यदि दूसरे कैंटन अलग अलग कैंटनों के होने चाहिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, एक कैंटन का नहीं हो सकता। राज्य परिषद की भूमिका क्या है? स्विट्ज़रलैंड की राज्य परिषद का निर्माण बहुमत के अत्याचार के विरुद्ध अल्पमत और कैंटनों की स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए हुआ था और प्रारंभ में इस सदन ने महत्वपूर्ण कार्य भी किए, परंतु समय के साथ साथ लोकप्रिय सदन में अधिक योग्य और सक्षम व्यक्ति आने लगे और योग्यता के अनुसार उनके कार्यों में वृद्धि होने लगी। कार्यों के महत्व के कारण इसके अधिकार भी व्यापक हो गए। इसलिए जो अब ये सदन है, जो राज्य परिषद, इसके अधिकार बहुत ही सीमित है। अमेरिकी सीनेट के समान इसे कोई बहुत महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं है, बल्कि सीमित अधिकार उसको प्राप्त है। व्यवस्थापन के क्षेत्र में वो प्रभावी भूमिका राष्ट्रीय परिषद के साथ निभाती है, लेकिन जहाँ तक लोकप्रियता का सवाल है वहाँ पर राज्य परिषद की जो भूमिका है वो हमें बहुत कम दिखाई देती है। तो ये थे संघीय सभा के दोनों सदन का गठन। अब हम देखेंगे कि संघीय सभा की शक्तियाँ और कार्य क्या है। कि चूँकि संघीय सभा व्यवस्थापिका है वहाँ की, और व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य होता है कानूनों का निर्माण करना। तो स्विस जो संघीय सभा के दोनों सदनों की समान शक्तियाँ हैं, दोनों शक्तियों का प्रयोग समान रूप से करती है। इसलिए उनकी कुछ प्रमुख शक्तियों का हम बिंदुओं के आधार पर देखेंगे, जिसमें पहले है विधायिका शक्ति। कि संविधान में ये कहा गया है कि संघीय विधानसभा की विधायिका शक्ति संविधान के अंतर्गत संघीय क्षेत्र में आने वाले सभी विषयों पर कानून बनाना, संघीय अधिकार के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी विषयों के बारे में अध्यादेश जारी करना, संघीय सरकार के चुनाव और संगठन संबंधी कानून बनाना, संघीय सरकार के विभागों का निर्माण करना,
कर्मचारियों के वेतन भत्ते और सेवा शर्तों के लिए कानून बनाना, कैंटनों की एकता और उनके संविधानों की रक्षा और देश की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कानून बनाना। कार्यपालिका शक्ति क्या क्या है कि संघीय सभा की कार्यपालिका शक्ति भी महत्वपूर्ण है। संघीय सभा संघीय परिषद के सदस्यों को, अध्यक्षों को, उपाध्यक्ष को, प्रमुख सेनापति का चुनाव करती है, संघीय सेना पर नियंत्रण रखती है, वे संघीय प्रशासन पर सामान्य निगरानी रखती है, संघीय विभागों के सदस्यों, दूतावास के सदस्यों के वेतन और भत्ते निर्धारित करती है, युद्ध की घोषणा और शांति की स्थापना करती है, दूसरे देशों के साथ की गई संधियां करती है, कैंटन जो संधियां विदेशों में करते हैं उनका अनुमोदन करती है, कैंटन जो संधियां आपस में करते हैं उनका भी अनुमोदन करती है। संघीय सभा के सदस्य संघीय परिषद के सदस्यों से प्रशासन और नीति के बारे में कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं जिनका उत्तर उन्हें देना होता है। तीसरी है उसकी वित्तीय शक्तियाँ कि संघीय सभा को पर्याप्त वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। आय व्यय का वार्षिक बजट तैयार करती है वो, संघीय सभा के सम्मुख वो प्रस्तुत करती है। कोई भी बजट जब तक क्रियान्वित नहीं हो सकता जब तक कि सदन के जो सभा के जो दोनों सदन हैं उसे पारित न कर दें। इस प्रकार देश के आय व्यय पर संघीय सभा का पर्याप्त नियंत्रण होता है। सभा को ये अधिकार है कि वे विभिन्न पदाधिकारियों का वेतनमान निश्चित करे, राष्ट्रीय विकास के विभिन्न मदों पर धन व्यय करे, प्रशासन पर होने वाले व्यय पर निगरानी रखे। संघीय सभा ही संघीय सरकार की तरफ से ऋण लेने का उसको अधिकार है। और कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी इसके पास में हैं संघीय सभा के पास में कि 1874 के संशोधन के द्वारा कुछ संघीय सभा नए संविधान में भी जो 2001 में क्रियान्वित किया गया है उसमें भी न्यायिक शक्तियाँ हालांकि काफ़ी कम कर दी गई हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी शक्तियाँ उसके पास में हैं। वह न्याय व्यवस्था का निरीक्षण करती है, विद्रोहियों को आम माफ़ी प्रदान करती है, यदि विभिन्न संघीय प्राधिकरणों के बीच क्षेत्राधिकार के प्रश्न को लेकर यदि कोई विवाद या मतभेद है तो उसका निर्णय भी संघीय सभा ही करती है। और सबसे महत्वपूर्ण जो उसका कार्य है वो है संविधान में संशोधन करना। कि स्विस संविधान में संशोधन तभी किया जा सकता है जब संघीय सभा के दोनों सदन एक प्रस्ताव पारित करें और उसका अनुसमर्थन मतदाता और कैंटनों की बहुमत के द्वारा किया जाए। तो संविधान में संशोधन का कार्य भी करती है। अब थोड़ा सा हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि दोनों सदनों के पारस्परिक संबंध स्विट्जरलैंड में कैसे हैं कि संघीय सभा, राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद है, उनके पारस्परिक संबंध दोनों के कैसे हैं। कि स्विट्जरलैंड की विधानमंडल की हमने विशेषता देखी कि इसके दोनों सदनों की शक्तियाँ समान हैं। वित्तीय क्षेत्र में भी दोनों समान शक्तियों का प्रयोग करते हैं, इसलिए दोनों समान शक्तियों के होते हुए भी दोनों सदनों के संबंध मधुर हैं और उनमें हमें गतिरोध के अवसर नहीं दिखाई देते। फिर भी यदि दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो संविधान में ऐसे गतिरोध के समाधान की कोई व्यवस्था हमें दिखाई नहीं देती। यदि किसी प्रस्ताव के ऊपर दोनों सदनों में मतभेद है तो दोनों सदन संयुक्त सम्मेलन समिति स्थापित कर लेते हैं और उस पर विवाद का निपटारा करते हैं। कि लेकिन फिर भी वैधानिक संकट यदि उपस्थित हो ही जाए तो ऐसी स्थिति में दूसरे देशों के ऊपरी सदनों की भांति स्विट्जरलैंड की राज्य परिषद बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी नहीं है। स्विट्जरलैंड के विधान का नियंत्रण अंतिम रूप से जनता के हाथ में होता है, इसलिए दोनों बहुत ज़्यादा क्या करती हैं कि संबंध उनके मधुर ही है, दोनों मतभेद प्राय उनमें कम ही होते हैं। दोनों सदनों में प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं है। दोनों सदनों में एक सुखद और मधुर संबंध देखे जा सकते हैं। हालांकि ऐसे बहुत सारे अवसर भी होते हैं जब दोनों सदनों में परस्पर हमने विरोध भी देखा है, लेकिन अंत में राष्ट्रीयता का परिचय देते हुए दोनों सदनों ने उसको बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि दोनों सदन परस्पर सहयोग और सहयोग की भावना के आधार पर ही कार्य करते हैं। संघीय सभा और संघीय परिषद जो वहाँ की क्या है कार्यपालिका है, उसके दोनों के परस्पर संबंध कैसे हैं। कि स्विट्जरलैंड की जो संघीय परिषद और संघीय सभा की सेविका है, संघीय परिषद का निर्वाचन संघीय सभा द्वारा होता है, परंतु संघीय सभा उसे अपदस्थ नहीं कर सकती। संघीय परिषद भी
संघीय सभा के किसी भी सदन को विघटित नहीं कर सकती, अर्थात दोनों एक दूसरे पर अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते, निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते। संघीय सभा संघीय परिषद से प्रश्न पूछ सकती है, उनके कार्यों की आलोचना कर सकती है, उनकी नीतियों को अस्वीकृत कर सकती है, लेकिन उन्हें अपने पद से हटा नहीं सकती, जैसा कि हमारे देश में होता है। संक्षेप में संघीय परिषद जिन शक्तियों का प्रयोग करती है वो मौलिक रूप से संघीय सभा की शक्तियाँ होती है, और संघीय वहाँ की जो कार्यपालिका है वो एक संघीय सभा के एजेंट के रूप में उन शक्तियों का प्रयोग करती है। दोनों सदनों के कार्य प्रणाली कैसी है कि स्विट्जरलैंड की जो संघीय सभा की कार्य प्रणाली एकात्मक निकाय की तरह कार्य करती है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कार्य किए जाते हैं। संघीय परिषद न्यायिक और संघ के अन्य अधिकारियों को चुनने का काम, समाधान का काम, अधिकार क्षेत्र संबंधी विवादों का निर्णय, ये सब एक साथ करती है संयुक्त बैठक में, जबकि अन्य सभी कार्य हैं वो अलग अलग बैठकों में किए जाते हैं। इसलिए संघीय सभा की जो कार्य प्रणाली है वो सामान्यतः उसकी प्रणाली में हमें 4 विशेषताएं हमें देखने को मिलती है कि दोनों सदनों में अधिकतर विधेयक एक साथ पेश होते हैं। विधेयकों के प्रारूप तैयार करने और पेश करने में संघीय परिषद का महत्वपूर्ण रोल होता है। दोनों सदन अपना बहुत सा काम समितियों के द्वारा करवाते हैं। दोनों सदन में जो विधायी मतभेद हैं वो बहुत कम होते हैं, इसलिए कार्य प्रणाली उनकी बिल्कुल स्मूथली चलती है, किसी तरह का कोई विरोध हमें दिखाई नहीं देता। अब ये प्रश्न उठता है कि स्विस संघीय सभा की वर्तमान में क्या स्थिति है कि जब कोई संघीय सभा की इन शक्तियों की विविधता पर विचार करता है तो संविधान का ये हमें उचित लगता है कि संघ की सर्वोच्च शक्ति का उपभोग संघीय सभा ही करती है। अमेरिकी ब्रिटिश संसद में शक्तियों की स्विस संघीय सभा का ही स्थान आता है ब्रिटिश संसद के बाद में। अमेरिकी कांग्रेस भी उसकी तुलना में हमें नीचे दिखाई देती है। किसी भी देश में ऐसी न्यायिक शक्तियां विधानमंडल को प्राप्त नहीं है जैसी स्विस संघीय सभा को प्राप्त है। न्यायाधीशों के निर्वाचन की शक्ति भी उसकी निराली शक्ति है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड में जो संघीय सभा के जो सदस्य हैं वो जनता की निगाहों में बहुत ज़्यादा आदरपूर्ण नहीं होते, उनके में उतनी प्रतिष्ठा उनमें नहीं होती, वो समान होते हैं, उनकी लोकप्रियता नहीं होती, उनकी गरिमा जैसे कि ब्रिटिश संसद की है या भारतीय संसद के सदस्यों की गरिमा है वैसी गरिमा हमें वहाँ पर दिखाई नहीं देती। और इसके पीछे हमें कुछ कारण दिखाई देते हैं। सबसे पहला कारण तो हमें दिखाई देता है कि वहाँ पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन होने के कारण संसदीय नेतृत्व का विकास ही नहीं हो पाता। सुयोग्य संसदीय नेतृत्व के अभाव में विधानमंडल हमेशा दुर्बल ही रहते हैं। दूसरा जो कारण हमें दिखाई देता है कि स्विट्जरलैंड में केवल स्विट्जरलैंड की संघीय विधानमंडल ही ऐसा है जिसके द्वारा बनाए गए कानून जनता के द्वारा जिनका परीक्षण करती है और उनको रद्दी की टोकरी में फेंक सकती है, उन पर जनमत संग्रह और प्रारंभ की तलवार हमेशा लटकती रहती है। तो एक और कारण जो उसका अशक्तता का है कि संघीय परिषद का अपना संघीय परिषद पर मतलब कार्यपालिका पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है, वह कार्यपालिका को अपने पद से हटा नहीं सकती। स्विस संघीय परिषद का कार्यकाल निश्चित होने और उसके सदस्य अधिक अनुभवी और योग्य होने से वो अपना सर्वस्व स्थापित कर लेते हैं और संघीय सभा के सदस्य कमज़ोर पड़ते जाते हैं। इसलिए स्विस संघीय सभा को हर प्रकार की शक्ति भले ही संविधान ने दी हो, फिर भी वर्तमान समय में हमें देखने को मिलता है कि हर देश की कार्यपालिका शक्तियों में लगातार वृद्धि हो रही है और विधायिका की शक्तियाँ उसकी तुलना में कम होती जा रही है, और स्विट्जरलैंड भी इसका कोई अपवाद नहीं है। धन्यवाद।